ट्वेल्थ केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के प्रश्नों को हम समझते हैं। सबसे पहले एक अंक के प्रश्नों को देखते हैं। मैग्नीज किसमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर ये K2MnO4 है, तो ऑक्सीजन में -2 होता है, यहाँ पर -2, तो ये कितने आवेश बना देगा? 4 दूनी 8। 8 में से 2 ये ले लिया, तो यहाँ पर 6 बचते हैं, तो 6 ऑक्सीकरण अवस्था किसकी हो जाएगी? मैग्नीज की। इसी तरह से देखिए -2 है इसमें, तो 4 दूनी 8, और 8 में से एक जो है ये पोटेशियम ले लेगा, तो यहाँ पर 8 में से एक ले लिया, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 7। इसी तरह से 2 है, तो 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 है, 8 में से 2 हिस्से में बटेगा, तो इसका भी 4 हो जाएगा। इस तरह से सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो है KMnO4 की है। अगला प्रश्न है, 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है, और इसका परमाणु विन्यास 3d5 4s2 होगा। तो 5 में जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाँचों के 5 निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, और ये भी निकल सकता है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। मान्य उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ मैग्नीज दर्शाता है। फिर प्रश्न है, एक संक्रमण धातु जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हरा किंतु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में नारंगी होता है। तो यहाँ +3 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम दर्शाता है, और इसके साथ ही जब ये +3 दर्शाता है तो हरा होता है, जब +6 दर्शाता है तो नारंगी होता है। इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, इसको 3d5 और 4s1 लिख देते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं इसलिए। फिर है प्रश्न, लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रॉक्साइडों की क्षारकता तो ये क्रमशः क्या होती है? घटती है। फिर है प्रश्न, FeCONi किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। फिर प्रश्न है, Fe+2 आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पर ये जो Fe2+ है, तो आयरन की जो परमाणु क्रमांक होती है 26 होती है। इसका परमाणु विन्यास इस तरह से होता है। जब इसको ये त्याग देगा तो इसमें +2 आयन आ जाएगा। अब बचा 3d6, तो अधिकतम इसमें जो है अयुग्मित होते हैं, तो 5 5 में एक जो है भर जाएगा, तो इसमें 4 अयुग्मित संख्या आ जाएगी। अब चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। FeCONi धातुओं को खाली स्थान धातुएं कहते हैं। फेरस धातुएं परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः खाली स्थान होता है, तो ये घटता जाता है। निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण तत्व खाली स्थान प्रकृति के होते हैं, तो ये क्षारीय होते हैं। K2Cr2O7 एक प्रवर खाली स्थान है जो केवल अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन का 3 परमाणु मुक्त करता है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकारक है। अब आगे देखते हैं, जिंक केवल खाली स्थान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो जो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और परमाणु विन्यास इतना होता है, यदि इन इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से त्याग देता है तो इस पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और 3D के इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हैं तो स्थायी होता है, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग कर सकता, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गई। एफ ब्लॉक तत्व खाली स्थान तत्व कहलाते हैं, तो इन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक खाली स्थान का कार्य करते हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अंतः संक्रमण तत्व या आंतर संक्रमण तत्व इसी को बोलते हैं, का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये N-2 F1 से 14 तक, N-1 D में 0 भी हो सकता है, 0 से यहाँ 2 तक 1 तक हो सकता है, और यहाँ NH2 है, मतलब 1 से 2 तक ये भी हो सकता है। इसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र है, तो K2MnO4 है। फिर यहाँ पर 10वां है, डी ब्लॉक तत्वों को खाली स्थान तत्व भी कहा जाता है, तो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। पारा द्रव अवस्था में होता है तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 व +2 होती है, ये सत्य है। संक्रमण धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अम्लीय प्रकृति की होती है, सत्य है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों संक्रमण तत्व कहलाते हैं, असत्य है, ये आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सभी संक्रमण तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः अधिक पाई जाती है, सत्य है। जिंक, कैडमियम
और पारा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, असत्य है क्योंकि इनकी डी कक्षा पूर्णतः भरी होती है। Cu+2 आयन रंगहीन और प्रतिचुंबकी होता है, ये असत्य है। ये रंगीन होता है क्योंकि इसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर प्रश्न है, प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में तथा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, सत्य है। संक्रमण तत्व अंतराली यौगिक बनाते हैं, ये भी सत्य है। अब यहाँ पर उचित संबंध जोड़िए या सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। तो सिक्का धातु कौन सी है? ये कापर, सिल्वर या गोल्ड को सिक्का धातु कहते हैं। इसके बाद देखिए, अधिकतम अनुचुंबकीय है, तो यहाँ अनुचुंबकीय वही होता है जिसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, तो ये मैग्नीज+2 है। इसके बाद प्लेटिनम धातुएं, तो ये जो प्लेटिनम धातु है ये इरिडियम है। इसके बाद दुर्लभ मृदा तत्व, तो जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। फिर यहाँ पर रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय है, तो जो रंगहीन और प्रतिचुंबकीय है ये जिंक होता है क्योंकि इसके डी कक्षक में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। फिर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली धातु क्या है? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। सभी रेडियोधर्मी हैं, तो जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है? तो जो इसका परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है और इसका परमाणु विन्यास इस तरह से होगा 3d10 4s1, s में 1 ही रहते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे तो Cu+ बनेगा। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि 3D कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पूर्णतः भरा है। तो पूर्णतः भरा है इसका मतलब ये क्या है? रंगहीन है। और यदि ये डी अधूरा होता तो ये रंगीन हो जाता। तो यहाँ पर रंगहीन पूछा इसलिए यहाँ पर हो जाएगा Cu+। अब देखिए, एक अभिक्रिया में KMnO4 को K2MnO4 में परिवर्तित किया जाता है, तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन होता है? तो देखिए, ऑक्सीजन में -2 होते हैं, तो 4 में गुणा करेंगे -2 तो इसमें -8 हो गए। -8 में से पोटेशियम 1+ को दे करके इसको कम कर देता है, तो इसके पास -7 बचेंगे, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +7। इसी तरह से यहाँ देखिए, -4 दूनी 8, 8 में से 2 ये ले लेता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 हो गया। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इसमें 7 है और इसमें 6 है। यदि इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में 1 का परिवर्तन होता है। फिर प्रश्न है, Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए, आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 होता है बाह्य कक्षा का। यदि इसमें +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इससे निकल जाएंगे। 6 में से 1 निकल जाएगा तो 3d में कितना बचेगा? 5। और ये 5 ही इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित रहेंगे, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 5। फिर यहाँ है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में प्रयुक्त ऑक्सीकारक का नाम लिखिए। तो ये है K2Cr2O7। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से डी कक्षक क्या होता है? भरा होता है, पूर्ण पूरित डी कक्षक होता है, इस तरह से लिखते हैं। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसको लूनर कास्टिक कहते हैं। HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये नेसलर अभिकर्मक कहलाता है। अब यहाँ हम 2 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर वही 8 है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, 12th बायोलॉजी का, 12th केमिस्ट्री का। तो इसमें क्वेश्चन है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण पूरित डी कक्षक है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व की परिभाषा के अनुसार जिसका डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है वही संक्रमण तत्व होता है। तो देखिए, जब सिल्वर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो इसका जो परमाणु विन्यास होता है 4d10 4s0 होता है। लेकिन सिल्वर जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी किसी किसी में दर्शाता है, तब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाती है 4d9 5s0 हो जाती है। डी में 10 होते हैं लेकिन इसमें कम हो गया, माने आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको संक्रमण तत्व मानेंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखना है, सिल्वर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में
4d10 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, परंतु कुछ यौगिकों में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जब यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d9 4s0 होता है। अतः जो डी कक्षक है वह पूर्ण है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व माना गया है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं या पूरी तरह से नहीं भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो n-1 ये डी कक्षक है और डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ns में जो है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पर सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से त्यागे जा सकते हैं, अतः इनकी जो प्रकृति होती है वो धात्विक प्रकृति की होती है। फिर है प्रश्न, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि n-1 डी कक्षक तथा ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, अर्थात ns कक्षक और n-1 डी कक्षक दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। फिर है, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती हैं? संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार ये मिश्र धातुएं बना लेती हैं। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताइए अथवा अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व को समझाइए। तो जैसा प्रश्न आए उसी तरह से हमको यहाँ पर बात करना है। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं चुंबकीय गुण। संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, कुछ प्रतिचुंबकीय होती हैं, कुछ अनुचुंबकीय होती हैं। कैसे पता चलता है? जब संक्रमण तत्व के डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, जोड़े में हों, तो वह प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है। फिर अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय गुण, तो जब संक्रमण तत्व के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह पदार्थ कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, चुंबकीय गुण का मान भी बढ़ता जाता है और इसके निम्न सूत्र से दर्शाते हैं। म्यू बराबर स्क्वायर रूट एन इन ब्रैकेट n+2 बोर मैग्नेटॉन Bm है। तो यहाँ पर म्यू का मतलब चुंबकीय आघूर्ण हो गया, एन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संक्रमण तत्वों की प्रकृति अक्रिय होती है, क्यों? संक्रमण तत्वों की अक्रिय प्रवृत्ति या कम क्रियाशीलता निम्नलिखित कारणों से होती है। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, इनकी वाष्पन या कणीकरण ऊर्जा का मान उच्च होता है, इनके आयनों की जल योजन ऊर्जा का मान उच्च होता है, इसलिए ये अक्रिय प्रवृत्ति दर्शाती हैं। प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से दो अंदर के कोश n-2f कक्षक में ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं या कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f, इसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर यहाँ पर ये n-1d है, जो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, और ये ns2 है, यहाँ पर भी 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? तो यहाँ पर देखिए, जो आयरन होता है उसकी परमाणु संख्या 26 होती है और जो मैग्नीज होता है उसकी 25 होती है। फिर भी यहाँ पर जब इसमें परमाणु संख्या अधिक है तो इसका आकार जो है इसकी त्रिज्या से कम क्यों है? यहाँ देखिए, Fe का परमाणु क्रमांक 26, मैग्नीज के परमाणु क्रमांक 25 से अधिक है। अधिक परमाणु क्रमांक होने से नाभिकीय आकर्षण बल का मान कैसा हो जाता है? अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मेघ भीतर की ओर खिंच जाता है, अंदर की ओर खिंच जाता है इलेक्ट्रॉन, जिससे आकार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसलिए जो Fe+ आयन की त्रिज्या
Mn2+ आयन से क्या होती है, कम होती है। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइट समूह को पृथक करना क्यों कठिन है, समझाइए। लेंथेनाइट समूह ये Ce58 से 71 Lu तक तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन के कारण रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है। इन्हें आयन विनिमय द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इनको पृथक करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इनमें लेंथेनाइट संकुचन होता है, जिनसे इसका आकार लगभग समान होता है और रासायनिक गुणों में अधिकतम समानता होती है। अब यहाँ प्रश्न है, Cu+ रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है, क्यों? तो इसको समझिए कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 3d10 4s1 होता है। तो यदि यहाँ पर Cu2+ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Cu+ के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पर जो है डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। जब डी कक्षक पूर्णतः भरे होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होगा, इसलिए कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यदि Cu2+ हो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, मतलब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये हो गया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें डी संक्रमण होगा इलेक्ट्रॉन का, जिससे ये क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि Cu+ का 3d उपकोष पूर्णतः भरा होता है, इस प्रकार इनका डी संक्रमण नहीं होता और वह सफ़ेद अथवा रंगहीन रहता है। जबकि Cu2+ में 3d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी संक्रमण होता है, जिससे वो कैसा होता है, रंगीन होता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। +3 अवस्था में Mn+2 यौगिक F+2 से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है, क्यों? तो यहाँ पर देखते हैं, जब हमारे पास ये मैग्नीज+2 होता है तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3d5 4s0 होता है, क्योंकि इसमें जो है 25 होते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से ये बचता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें डी कक्षक कैसा होता है, अर्धपूरित होता है, जो अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर ये जो डी कक्षक है इसको आपको देखना है, ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब Mn+2 करते हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इतने 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये अर्धपूरित कक्षक कहलाते हैं, जो अधिक स्थायी होते हैं। अतः इससे Mn+2 में परिवर्तित करना होता है तो सरलता से नहीं होता है, क्योंकि ये अधिक स्थायी हो गया। यदि एक और निकालेंगे तो इसमें +4 बचेगा। इसी तरह से अब देख लेते हैं, Fe2+ में जो है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4s0 होता है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है 26 होती है। 26 में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो Fe+2 बचता है। अब यहाँ डी कक्षक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम Fe3+ कर दें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, तो यहाँ पर जो संरचना प्राप्त हो जाएगी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस तरह से हो जाएगा 3d5 4s0। तो देख लीजिए, जब हम Fe+2 करते हैं तो डी में कितने होते हैं, 6, और जब हम +3 करते हैं तो डी में क्या हो जाते हैं, 5। और ये क्या हो गया, अर्धपूरित डी कक्षक हो गया। 3d5 क्या हो गया, अर्धपूरित डी कक्षक हो गया, तो ये अधिक स्थायी होता है। इसका मतलब यही है कि मैग्नीज में +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है, जबकि Fe में जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो इसे परमाणु विन्यास के आधार पर आपको बताना है, और डी कक्षक अर्धपूरित है या पूर्ण पूरित है, ये इस हिसाब से आपको इस प्रश्न को बताना है। तो अपने से इसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र धातुएं क्या है? प्रमुख मिश्र धातु के नाम लिखते हुए उसके उपयोग लिखिए जिनमें कुछ लैंथेनाइट्स धातुएं होती हैं। तो देखिए, दो अथवा अधिक धातुओं अथवा धातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रणों को मिश्र धातु कहते हैं। प्रमुख मिश्र धातु जिसमें लैंथेनाइड होता है मिश्र धातु है। ये देख लीजिए, इसमें मिश्र लिखा है और ये मिश्र धातु, दोनों अलग चीज़ हैं। तो इस धातु का नाम क्या है, जिसमें लैंथेनाइड होता है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। इसमें 95% लैंथेनाइड होता है और 5% आयरन होता है। थोड़ी मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम होते हैं। इसका उपयोग गोली के आवरण एवं लाइटर बनाने में होता है।
चलिए अब 3 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। ये भी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाले प्रश्न हैं और 12th केमिस्ट्री से हैं। यहाँ पर प्रश्न है पहला, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखिए। तो संक्रमण तत्वों की विशेषताएं देखते हैं। इनके कथनांक तथा गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये समन्वयन यौगिक बनाते हैं। ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये मिश्र धातुएं बनाते हैं। ये अधातुओं के साथ या धातुओं के साथ अंतरकाशीय यौगिक भी बनाते हैं। आगे का देख लेते हैं। इनमें कार्बधातुक यौगिक, समाकृतिक यौगिक तथा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक भी पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति धात्विक होती है। ये कठोर होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इस तरह से इनकी आप विशेषताएं या गुण लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न को समझते हैं। संकुर्ण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, कैसे? समझाइए। दूसरा है जिंक, सीडी एवं एचजी संक्रमण तत्व का गुण व्यक्त नहीं करते हैं, इसको भी बताइए। टीआई को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं? जो टाइटेनियम उसको आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं? तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। पहला प्रश्न है संकुल तत्वों के संकुल यौगिक बनाने का कारण क्या है? इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसको पॉइंट वाइज हम समझ सकते हैं। ये अलग से 2 नंबर भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला यही है, इन तत्वों के आयनों का आकार कम होता है तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन अणु लिगंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों के आयनों के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण ये संक्रमण तत्व बनाते हैं। तो ये 2 कारण हैं। यदि सिंपल में कहूँ तो इनका नाभिकीय आवेश उच्च होता है, दूसरा इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल या कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न था कि जो जिंक है, कैडमियम है और पारा है, ये संक्रमण तत्वों के गुण को प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? क्योंकि इनकी परमाणु अवस्था तथा द्विसंयोजी आयन अवस्था दोनों में इनके डी कक्षक क्या होते हैं? पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्वों के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तीसरा है जो टाइटेनियम है, उसको आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? ये कठोर एवं उच्च गलनांक वाली धातु है। यह ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। यह संचारण प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक व रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनाइट के कोई 2 उपयोग लिखिए। एक्टेनाइट्स के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो चलिए समझते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पर एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 एफ से 1 से 14 तक, n-1 डे ये 0 से 1 तक होता है और ये NH2 होता है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका उपयोग देखते हैं तो ज्वलनशील मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग करते हैं लेंथेनाइट का। धूप का चश्मा भी लेंथेनाइट का उपयोग किया जाता है इसमें बनाने के लिए। रंगीन कांच व फिल्टर बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं। अब यहाँ एक्टिनाइट्स के उपयोग हैं नाभिकीय रिएक्टर में, कैंसर के उपचार में थोरियम का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु बम, परमाणु भट्ठी आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है K2Cr2O7 एवं केमेनोफोर के उपयोग बताइए। तो चलिए K2Cr2O7 का उपयोग समझते हैं। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है, रंगाई व छपाई में होता है, आयतन मिति विश्लेषण में होता है और क्रोमेटाइजिंग में होता है। अब यहाँ पर केमोनोफोर का उपयोग भी लगभग इसी से मिलता जुलता है। ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ये भी आयतनात्मक विश्लेषण में होता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है और ये संक्रमण रोधी के रूप में भी होता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है लेंथेनाइट संकुचन क्या है? लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे? तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये टुकड़े में भी आ सकता है, लेंथेनाइट संकुचन भी आ सकता है, उसका प्रभाव ना भी आए। तो अब आपको समझ लेना है, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो यहाँ लेंथेनाइट संकुचन को समझते हैं। लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है। इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? लेंथेनाइट में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन
बाह्यतम कक्ष में न जाकर n-2 उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। अब इसके क्या क्या प्रभाव हैं उसको देख लेते हैं। तो लेंथोनाइड संकुचन के क्या प्रभाव हैं? लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुण में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइड से पूर्व आने वाले तत्व और इनके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि टाइटेनियम और जर्कोनियम के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जर्कोनियम और हाफनियम में काफ़ी समानता होती है, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरे तत्वों के गुणों में भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ प्रश्न है, लेंथेनाइडों की 5 विशेषताएं लिखिए, इसको समझना है। ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये चांदी के समान चमकदार धातुएं हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक हैं, इनका गलनांक तथा क्वथनांक एवं घनत्व उच्च होता है, और ये एल ए से एल यू तक इनकी परमाणु त्रिज्या में लगातार कमी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न पढ़ते हैं। ये अध्याय 8 के हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के, 12th केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर प्रश्न है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों की तुलना करिए। तो इसको अंतर जैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं डी ब्लॉक में। 3 कोष n, n-1 और n-2 इसमें क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत कोष डी कक्षकों में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन उप उपांत कोष n-2 एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक तत्व सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व सामान्यतः आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध हैं। ये डी एफ ब्लॉक के तत्व बहुत कम उपलब्ध हैं, मतलब ये दुर्लभ होते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और इसमें देख लेते हैं, अभी ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये भी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तुलना लिख रहे हैं तो समानता असमानता दोनों लिख सकते हैं। ये तत्व स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं, अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और भी लिख सकते हैं इसमें आप, जो है कि यहाँ पर ये कम संकुचन दर्शाते हैं। इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन का मान कैसा होता है? अधिक होता है। इनको हम पृथक कर सकते हैं, इनको पृथक करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसा प्रश्न हो उसके हिसाब से आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। ऐसे 4 नंबर का है तो 4 अंतर आप लिख देंगे तो ठीक ठीक है। अब चलिए प्रश्न है, कारण सहित समझाइए। संकर्ण धातुएं एवं इनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, और इनको समझना है कि ये छोटे प्रश्नों में भी 1 अंक 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। संकर्ण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। संकर्ण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। संकर्ण धातुएं एक एवं उसके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो इन प्रश्नों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर 4 अंक के लिए है, इसलिए 4 अलग अलग हैं। तो देखिए, पहला है, संकर्ण धातुएं इनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो इसको समझते हैं। किसी यौगिक के अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर होती है। संकर्ण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। दूसरा है, इसमें संकर्ण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो चलिए अब दूसरे वाले पॉइंट को समझते हैं। संक्रमण धातुओं में उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या होती है, इसलिए बहुत मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो 2 चीज़ें समझना है, इनका नाभिकीय आवेश का मान उच्च होता है और दूसरा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तीसरे तरह का इसमें प्रश्न है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों बनाती हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में अब हम रंगीन यौगिक वाले का समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। संकर्ण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए n-d कक्षकों के कारण होता है। संकर्ण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है, जिसको डी डी कक्षक संक्रमण कहते हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अतः आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग पूरक का होता है। उदाहरण के लिए अब देख लेते हैं।
जैसे CO H2O6+2 आयन नीला दिखता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना के लिए अवशोषित करता है और उसके पूरक रंग नीले को क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रंगीन आयन बनाते हैं। आप इसमें और उदाहरण भी दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्रोमियम 4+ है तो नीला है, क्रोमियम 3+ है तो बैगनी है, मैग्नीज 2+ है तो ये बैगनी है, मैग्नीज 3+ है तो गुलाबी है, F2+ है तो हरा है, Fe3+ है तो पीला है। इस तरह से अब हमारे पास इसी में चौथा प्रश्न था कि ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, इसको समझाना था। तो संपूर्ण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 डी कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। इन तत्वों में मैग्नीज अधिकतम परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रश्न है ये टुकड़े में भी आ सकते हैं और इस तरह से पॉइंट में भी आ सकते हैं, ये आपको समझना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण तत्व क्या है, इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वे तत्व जिनमें परमाणविक अवस्था में या आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको हम 3D श्रेणी कहते हैं, इसमें चतुर्थ आवर्त के स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के 10 तत्व होते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो होती है 4D श्रेणी होती है, इसमें पंचम आवर्त के इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक 10 तत्व होते हैं। इसके बाद हम आते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसको हम 5D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें छठे आवर्त के लैंथनम 57 तथा हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक 10 तत्व आते हैं। यहाँ जो 57 से 72 के बीच के जो तत्व हैं वो लेंथेनाइट कहलाते हैं। तो 57 है, इसके बाद 72 है, 72 से लगातार हम तत्वों में जाते हैं तो 80 तक ये 10 तत्व होते हैं। फिर चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी कहलाती है। इसमें 7वें आवर्त एक्टीनियम 89, रदरफोर्डियम 102 तथा हार्ड्रियम है 108 है। ये श्रेणी अभी क्या है, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैगनी है, क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये श्वेत है और ये जो टाइटेनियम क्लोराइड है ये बैगनी है। तो यहाँ पर देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड में जो इसके ऑक्सीकरण अवस्था है ये Ti4+। जैसे ऑक्सीजन में 2 माइनस होता है, 2 दूनी 4 माइनस हो जाएंगे तो इसको 4+ देना पड़ेगा। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 3D10 हो गए। यहाँ पर मैं लिखा हूँ इसमें 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहर का 3D2 और 4s2 होता है। यदि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो डी कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें जब 0 इलेक्ट्रॉन है तो डी संक्रमण नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो ये कैसा होगा, सफ़ेद रंग का होगा या कह सकते हैं रंगहीन होगा। जबकि जब हम TiCl3 करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये ऑक्सीकरण अवस्था Ti3+ है। तो जब 3+ है तो 2 इसमें निकलेंगे, एक इसमें निकलेगा, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इस डी इलेक्ट्रॉन में जो है डी संक्रमण होगा जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझाना है। अब इसमें अगला हिस्सा है संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तथा तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो देखिए अनुचुंबकत्व का जो घटने बढ़ने का सिस्टम है, तरीका है, वो ये है कि डी कक्षक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये डी कक्षक में ये 5 कक्षक होते हैं डी उपकोष में, इस तरह से। तो यदि ये पहला तत्व है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें अनुचुंबकत्व है। फिर दूसरा भर गया तो अनुचुंबकत्व बढ़ गया, फिर तीसरा भी आया तो अनुचुंबकत्व बढ़ गया, ये चौथा आया तब भी अनुचुंबकत्व बढ़ गया, और ये पांचवा आया तब भी अनुचुंबकत्व बढ़ गया। तो ये क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है। अब जैसे क्रोमियम के आगे जब हम जाएंगे तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जोड़े में होता जाएगा, जोड़े में होता जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी, तो फिर से इसके चुंबकत्व का मान क्या होता है, घटता जाता है। बस इसी चीज को हमको शब्दों में लिखना है। तो संक्रमण धातु की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम 3D5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर युग्मन प्रारंभ हो जाता है जिसके कारण इनकी संख्या घटती है। अतः इसी के अनुसार क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है, फिर वो क्या होता है, घटने लगता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं 5 बिंदुओं पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की तुलना करना है, तो इनको समझते हैं। तो यहाँ पर लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये मुख्य रूप से +3 तथा कुछ यौगिकों में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ये +3 के अलावा +4, +5, +6 और +7 तक के ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है लेंथेनाइड में, इनमें अधिक होती है। इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। ये ऑक्सी आयन बनाते हैं, ये ऑक्सी आयन ये भी बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं और ये बनाते हैं। प्रोमीथियम के अतिरिक्त सभी लेंथेनाइड अरेडियोधर्मी हैं, माने रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, और सभी एक्टोनाइड जो हैं रेडियोधर्मी होते हैं। विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 5f में प्रवेश करता है। इस तरह से ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं, इनकी तैयारी करिए आप। थैंक यू।